दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। द क्रूकेड हाउस अध्याय 7। और अब टैवर्नर ने कहा, हम ज़रा मिसेस फिलिप्स से बात करेंगे। उनका स्टेज नेम है मैग्दा वेस्ट। क्या वो अच्छी एक्ट्रेस है? मैंने पूछा। मैंने उनका नाम तो सुना है और शायद किसी शो में भी देखा है, लेकिन याद नहीं कब और कहाँ। हाँ, वो काफ़ी यशस्वी रही है, टैवर्नर बोला। कभी कभी वेस्ट एंड में लीड रोल किया करती थी। रेपेट्री में नाम बनाया है। छोटे हाईब्रो थिएटर्स और संडे क्लब्स में भी ज़्यादा काम करती है। असली प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपने पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए वो ऐसे रोल्स चुनती रही जो उन्हें पसंद आए। कभी कभी खुद पैसे लगाकर भी शो को फाइनेंस किया है, लेकिन अक्सर ऐसे रोल्स जो उन्हें सूट ही नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ कि वो प्रोफेशनल से ज़्यादा नौसिखिया में चली गई। वो अच्छी है, खासकर कॉमेडी में, पर मैनेजर्स उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। कहते हैं कि वो बहुत स्वतंत्र है, झगड़े करवाती है और शरारतों का आनंद लेती है। कितना सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कलाकारों के बीच उनकी लोकप्रियता नहीं है। सोफिया ड्राइंग रूम से निकली और बोली, चीफ इंस्पेक्टर, मेरी माँ अंदर है। मैं और टैवर्नर बड़े कमरे में गए। कुछ पल को मैं उस औरत को पहचान ही नहीं पाया जो सोफे पर बैठी थी। उसके सुनहरे लाल बाल पुराने अंदाज में ऊपर बंधे थे। उसने गहरे स्लेटी रंग का कोट और स्कर्ट पहना था। अंदर हल्की बैंगनी कमीज थी जिस पर छोटे से ब्रोच से गला बंद किया गया था। पहली बार मैंने उसकी थोड़ी उठी हुई नाक की खूबसूरती महसूस की। वो मुझे किसी पुरानी अभिनेत्री जैसी लगी। यकीन करना मुश्किल था कि ये वही औरत थी जो आड़ू रंग के गाउन में तूफानी लग रही थी। इंस्पेक्टर टैवर्नर, उसने कहा, आइए बैठिए, सिगरेट लेंगे? ये बहुत भयानक घटना है। मुझे लगता है मैं इसे सह नहीं पा रही हूँ। उसकी आवाज़ धीमी और भावहीन थी, जैसे उसने ठान लिया हो कि किसी भी हाल में खुद पर काबू रखना है। उसने आगे कहा, बताइए, मैं किस तरह मदद कर सकती हूँ? टैवर्नर ने पूछा। धन्यवाद मिसेस लेनाइट्स। जब हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थी? शायद मैं लंदन से गाड़ी चलाकर लौट रही थी। उस दिन मैंने दोस्त के साथ एक होटल में लंच किया, फिर कपड़ों के प्रदर्शन में गई। उसके बाद कुछ और दोस्तों के साथ ड्रिंक्स लिए, फिर घर चली। यहाँ पहुँची तो सब हलचल में था। सुना कि मेरे फादर इन लॉ को अचानक दौरा पड़ा और वो मर गए। उसकी आवाज़ हल्की काँप गई। क्या आप अपने फादर इन लॉ को पसंद करती थी? मैं तो उनसे बहुत लगाव रखती थी। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। सोफिया ने पास की पेंटिंग को थोड़ा सीधा किया। मैग्दा की आवाज़ फिर शांत हो गई। वो बहुत अच्छे थे, उसने धीरे से कहा। हम उनके आभारी थे। क्या आपका मिसेस ब्रेंडा से अच्छा तालमेल था? हमारी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। क्यों? हमारा कुछ भी कॉमन नहीं था। बेचारी ब्रेंडा, उसकी ज़िंदगी कभी कभी कठिन रही होगी। सोफिया फिर डेगस पेंटिंग से खेलने लगी। कैसे कठिन? ओ, मैं नहीं जानती। मैग्दा ने सिर हिलाया और हल्की सी उदास मुस्कान दी। क्या वो अपने पति से खुश थी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कोई झगड़े होते थे? फिर वही हल्की मुस्कान और सिर हिलाना। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। उनका हिस्सा घर में अलग था। वो और मिस्टर लॉरेंस ब्राउन काफ़ी फ्रेंडली थे, है ना? मैग्दा अचानक सीधी बैठ गई। उसकी आंखें टैवर्नर की ओर उठी। मुझे नहीं लगता। उसने गरिमा से कहा कि आपको मुझसे ऐसे सवाल पूछने चाहिए। ब्रेंडा सबके साथ मिलनसार थी। वो बहुत भली इंसान है। क्या आपको मिस्टर लॉरेंस ब्राउन पसंद है? वो बहुत शांत है, अच्छे हैं, पर उनकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। सच कहूँ तो मैंने उन्हें ज़्यादा देखा भी नहीं है। क्या उनका पढ़ाना ठीक ठाक है? शायद, मुझे सही से नहीं पता। फिलिप तो काफ़ी सेटिस्फाइड लगता है। टैवर्नर ने थोड़ा शौक देने की कोशिश की। माफ़ कीजिए, पर आपके हिसाब से मुझे ये पूछने के लिए खेद है, लेकिन आपकी राय में क्या मिस्टर ब्राउन और मिसेस ब्रेंडा लेनाइट्स के बीच किसी तरह का प्रेम संबंध था? मैग्दा उठ खड़ी हुई। वो बहुत ही ग्रैंड डेम लग रही थी। मैंने कभी भी इस तरह के किसी सबूत को नहीं देखा है, उसने कहा।
सच में मुझे नहीं लगता। इंस्पेक्टर, ये सवाल आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। वो मेरे ससुर की पत्नी थी। मैं लगभग ताली बजाने वाला था। चीफ इंस्पेक्टर भी उठा। शायद ये सवाल नौकरों के लिए ज़्यादा सही होगा, उसने सुझाव दिया। मैग्दा ने कोई जवाब नहीं दिया। थैंक यू मिसेस लेनाइट्स, इंस्पेक्टर ने कहा और बाहर चला गया। आपने बहुत खूबसूरती से हैंडल किया मम्मी, सोफिया ने गर्मजोशी से कहा। मैग्दा ने अपने कान के पीछे एक बाल को घुमाया और आईने में देखा। यस, उसने कहा, मुझे लगता है यही सही तरीका था। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें इंस्पेक्टर के साथ नहीं जाना चाहिए? उसने पूछा। देखो सोफिया, आखिर मुझे यहाँ किस रोल में? मैं रुक गया। सोफिया की माँ के सामने मैं साफ साफ नहीं पूछ सकता था कि मेरा रोल क्या है। मैग्दा लेनाइट्स ने अब तक मेरी मौजूदगी पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके लिए मैं रिपोर्टर, सोफिया का मंगेतर, पुलिस का कोई छोटा आदमी या यहाँ तक कि अंडरटेकर भी हो सकता था। उसके लिए सब ऑडियंस ही थे। मिसेस लेनाइट्स ने पैरों की तरफ देखा और असंतोष से कहा, ये जूते गलत है, बहुत गलत। सोफिया के इशारे पर मैं जल्दी से टैवर्नर के पीछे गया। मैं उसे हॉल में मिला। वो सीढ़ियों की ओर जा रहा था। अभी बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ, उसने बताया। मैंने सीधे उससे अपना सवाल पूछा। देखो टैवर्नर, मैं आखिर हूँ कौन? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूँ? वो हैरान हुआ। तुम कौन हो? हाँ, मैं इस घर में क्या कर रहा हूँ? अगर कोई पूछे तो? ओह, उसने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया। किसी ने तुमसे अब तक पूछा? नहीं। तो फिर वही छोड़ दो, मत एक्सप्लेन करो। ये बहुत अच्छा है, खासकर ऐसे घर में जहाँ सब लोग अपनी ही परेशानियों में उलझे हैं। जब तक तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, कोई सवाल नहीं करेगा। ज़रूरी ना हो तो कभी कुछ एक्सप्लेन मत करो। अब ये दरवाज़ा खोलते हैं और ऊपर चलते हैं। कुछ लॉक किया नहीं है। तुम्हें शायद समझ आ रहा होगा कि ये सारे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ ज़्यादातर बेकार है। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन घर में था या कौन नहीं, या उस दिन सब कहाँ थे। तो फिर क्यों? वो बोला, क्योंकि इससे मुझे मौका मिलता है सबको देखने का, समझने का, सुनने का, और उम्मीद रहती है कि शायद कोई एक छोटा सा क्लू दे दे। हाँ, पर मुझे लगता है मिसेस मैग्दा लेनाइट्स अगर चाहे तो बहुत कुछ बता सकती है। क्या वो भरोसेमंद होगा? मैंने पूछा। ओ नहीं, टैवर्नर ने कहा, यह भरोसेमंद नहीं होगा, लेकिन ये संभावित जांच की शुरुआत कर सकता है। इस घर में हर किसी के पास मौका और साधन था। मुझे जो चाहिए वो है मकसद। सीढ़ियों के ऊपर दाहिने गलियारे पर एक दरवाज़ा बंद था। उस पर एक ब्रास का नौकर था और इंस्पेक्टर टैवर्नर ने उस पर ठोक दिया। दरवाज़ा अचानक खुला और अंदर खड़े एक आदमी ने हमें देखा। वो बहुत लंबा मोटा आदमी था, मजबूत कंधों वाला, घने उलझे बाल और बहुत ही बदसूरत लेकिन कुछ हद तक खुशमिजाज चेहरा। उसकी आंखें हमें देखी और फिर जल्दी से दूर हो गई, उस शर्मीली और ईमानदार तरह की जो आमतौर पर कुछ लोगों में होती है। ओ आओ, उसने कहा। हाँ आओ, मैं जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बैठक कक्ष में आओ, मैं क्लेमेंसी को बुलाता हूँ। ओ तुम यहाँ हो डार्लिंग, ये है चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर। क्या वहाँ कोई सिगरेट है? बस 1 मिनट, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। वो स्क्रीन से टकराया, गड़बड़ाते हुए माफ़ कीजिए कहा और कमरे से बाहर चला गया। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई मधुमक्खी निकल रही हो और पीछे नोटिसेबल सन्नाटा छोड़ गई। मिसेस रॉजर लेनाइट्स खिड़की के पास खड़ी थी। मैं तुरंत उनके व्यक्तित्व और कमरे के माहौल से प्रभावित हुआ। ये बिल्कुल उनका कमरा था, मुझे इसमें कोई शक नहीं था। दीवारें पूरी तरह सफ़ेद थी, वास्तव में सफ़ेद, हाथी दांत या हल्के क्रीम जैसी नहीं। उन पर सिर्फ एक तस्वीर थी, मैंटल पीस के ऊपर, जो त्रिकोणों में डार्क ग्रे और बैटलशिप ब्लू का जातिमय पैटर्न था। कमरे में बहुत कम फर्नीचर था, सिर्फ आवश्यक चीज़ें, 3 या 4 कुर्सियाँ, एक कांच वाला टेबल, एक छोटी किताबों का शेल्फ। कोई सजावट नहीं थी। वहाँ रोशनी, जगह और हवा थी। ये नीचे की भव्य और फूलों वाली ड्राइंग रूम से बिल्कुल अलग था। और मिसेस रॉजर लेनाइट्स
मिसेस फिलिप लेनाइट से भी पूरी तरह अलग थी, जबकि लगता था कि मैग्दा लेनाइट्स कई अलग अलग रूप धारण कर सकती है। क्लेमेंसी लेनाइट्स केवल खुद थी। उनका व्यक्तित्व बहुत तेज और स्पष्ट था। वो लगभग 50 साल की थी। उनके बाल सफ़ेद थे और बहुत छोटे कट में थे, जो उनके छोटे और सुंदर सिर पर बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका चेहरा बुद्धिमान और संवेदनशील था, हल्की ग्रे आँखों वाला, जिनकी निगाह तीखी और खोजपूर्ण थी। उन्होंने साधारण गहरा लाल ऊनी ड्रेस पहना था, जो उनकी पतली काया पर बिल्कुल फिट बैठती थी। मैंने तुरंत महसूस किया कि वो थोड़ी डराने वाली महिला है। मुझे लगा उनके जीवन में मानक साधारण महिलाओं जैसे नहीं हो सकते। मुझे तुरंत समझ आया कि सोफिया ने उनके बारे में निर्दयी शब्द क्यों इस्तेमाल किया। कमरा ठंडा था और मैं थोड़ा काँपा। क्लेमेंसी लेनाइट्स ने शांत और सभ्य आवाज़ में कहा, प्लीज़ बैठ जाइए चीफ इंस्पेक्टर, कोई नई जानकारी है? मृत्यु एसेराइन के कारण हुई, मिसेस लेनाइट्स, उन्होंने सोचते हुए कहा। तो इसका मतलब हत्या है। ये किसी दुर्घटना की तरह नहीं हो सकता, है ना? नहीं मिसेस लेनाइट्स, प्लीज़ मेरे पति के साथ बहुत संवेदनशील रहे चीफ इंस्पेक्टर। इसका उन पर बहुत असर होगा। वो अपने पिता की पूजा करते थे और चीज़ों को गहराई से महसूस करते हैं। वो काफ़ी सेंसिटिव है। आप अपने ससुर से अच्छे रिश्ते में थी मिसेस लेनाइट्स? हाँ, काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने धीरे से जोड़ा। मैं उन्हें बहुत पसंद नहीं करती थी। क्यों? मुझे उनके जीवन के उद्देश्य और उन्हें पाने के तरीके पसंद नहीं थे। और मिसेस ब्रेंडा लेनाइट्स? ब्रेंडा? मैंने उसे ज़्यादा देखा ही नहीं। क्या आपको लगता है उनके और मिस्टर लॉरेंस ब्राउन के बीच कुछ हो सकता था? आपका मतलब कोई प्रेम संबंध? मुझे नहीं लगता, लेकिन सच में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लगी। रॉजर लेनाइट्स जल्दी जल्दी वापस आया और वही मधुमक्खी जैसी हलचल। मुझे रोक दिया गया। उसने कहा, फ़ोन आया था। खैर इंस्पेक्टर, कोई खबर मिली? मेरे पिता की मौत क्यों हुई? मौत एसेराइन पॉइजनिंग के कारण हुई। ऐसा था? ओह गॉड, तो वही औरत, वो इंतज़ार नहीं कर सकी। उन्होंने उसे गटर से निकाला और ये इनाम है। ओह गॉड, मेरा तो सोचकर ही खून उबल उठता है। क्या आपके पास ऐसा सोचने का कोई खास कारण है? टैवर्नर ने पूछा। रॉजर दोनों हाथों से अपने बाल खींचते हुए इधर उधर चलने लगा। कारण? कौन और हो सकता है? मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, कभी पसंद भी नहीं किया। हम में से किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। जब डैड घर आए और हमें बताया कि उन्होंने शादी की, तो फिलिप और मैं दोनों हैरान रह गए। उनकी उम्र में ये पागलपन था, पागलपन। मेरे पिता एक अद्भुत इंसान थे इंस्पेक्टर। उनकी बुद्धि 40 साल के नौजवान और ताज़ा आदमी जैसी थी। मैंने दुनिया की हर चीज़ उन्हीं के वजह से पाई है। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, कभी कहीं फेल नहीं हुए। मैं ही उन्हें निराश करता गया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। वो भारी होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी पत्नी धीरे से उसके पास आई। अब रॉजर, बस करो, खुद को इतना परेशान मत करो। मैं जानता हूँ डार्लिंग, मैं जानता हूँ। उन्होंने उसका हाथ लिया। लेकिन मैं कैसे शांत रहूँ, कैसे खुद को रोकूँ? लेकिन हमें सभी को शांत रहना होगा रॉजर। चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर हमारी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही मिसेस लेनाइट्स, रॉजर चिल्लाए। क्या आप जानते हैं मैं क्या करना चाहूँगा? मैं उस महिला को अपने हाथों से गला घोंटना चाहूँगा। मेरे प्यारे डैड को उसने मार डाला, जो आगे और भी जी सकते थे। अगर वो यहाँ होती। वो उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से से काँप रहा था। उसने गुस्से में हाथ फैलाए। हाँ, मैं उसका गला दबाऊंगा, दबाऊंगा। रॉजर, क्लेमेंसी ने कहा। वो शर्मिंदा होकर उसे देख रहा था। माफ़ करना डियर, एक्सक्यूज़ मी, मेरी भावनाएं मेरे ऊपर हावी हो गई। वो फिर कमरे से बाहर चला गया। क्लेमेंसी लेनाइट्स ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में आप जानते हैं वो एक मच्छर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टैवर्नर ने उनकी बात को स्वीकार किया। फिर उन्होंने अपने रूटीन सवाल पूछना शुरू किए। क्लेमेंसी लेनाइट्स ने संक्षेप में और सही जवाब दिया। रॉजर लेनाइट्स अपने पिता की मौत के दिन लंदन में था, बॉक्स हाउस में, जो एसोसिएटेड कैटरिंग का मुख्यालय था। वो दोपहर जल्दी लौटा और अपने पिता के साथ कुछ समय बिताया, जैसा उसकी आदत थी।
क्लेमेंसी खुद उस दिन भी लैम्बर्ट इंस्टीट्यूट गॉवर स्ट्रीट में थी जहां वो काम करती थी। वो शाम 6 बजे से थोड़े पहले घर लौट आई थी। क्या आपने अपने ससुर को देखा? नहीं, मैंने उन्हें आखिरी बार पिछले दिन देखा था। रात के खाने के बाद उनके साथ कॉफ़ी पी थी। लेकिन उनकी मौत के दिन आप उन्हें नहीं मिली? नहीं, मैं उनके घर के उस हिस्से में केवल इसलिए गई थी क्योंकि रॉजर सोचते थे कि उन्होंने अपनी पाइप वहीं छोड़ दी है। एक बहुत कीमती पाइप, लेकिन वैसे वो हॉल की टेबल पर ही छोड़ दी थी, इसीलिए मुझे बूढ़े आदमी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अक्सर 6 बजे के आसपास सो जाते थे। आपको उनकी हालत के बारे में कब पता चला? ब्रेंडा जल्दी से आई थी। ये ठीक 6:30 बजे के थोड़े समय बाद था। जैसा कि मुझे पता था, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन मैं जानती थी कि इंस्पेक्टर टैवर्नर उस महिला की हर बात पर कितने ध्यान से नज़र रख रहे थे। उन्होंने लंदन में उनके काम के बारे में कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि उनका काम परमाणु विखंडन, एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन के रेडिएशन प्रभावों पर है। तो आप एटम बॉम्ब पर काम करती हैं? मेरा काम बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नहीं है। संस्थान थेरापेटिक प्रभावों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। जब टैवर्नर उठा, उसने उनके घर के हिस्से को देखने की इच्छा जताई। क्लेमेंसी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने आसानी से उसे दिखाया। उनका बेडरूम जिसमें ट्विन बेड्स और सफ़ेद कवर थे और साधारण टॉयलेट मुझे फिर से किसी हॉस्पिटल या मॉन्टेसरी सेल की याद दिला रहे थे। बाथरूम भी बहुत प्लेन था, कोई विशेष लग्जरी फिटिंग्स नहीं, कॉस्मेटिक्स का कोई डिस्प्ले नहीं। किचन साफ सुथरा, प्रैक्टिकल लेबर सेविंग डिवाइसेस के साथ था। फिर हम एक दरवाजे पर पहुंचे, जिसे क्लेमेंसी ने खोला और कहा, ये मेरे पति का स्पेशल रूम है। आइए, रॉजर ने कहा। आइए। मैंने हल्की राहत भरी सांस ली। कहीं और की साफ सुथरी सादगी मुझे थोड़ी परेशान कर रही थी। ये कमरा बहुत व्यक्तिगत था। वहाँ एक बड़ा मेज़ था जिस पर कागज़, पुरानी पाइप और तंबाकू की राख बिखरी हुई थी। बड़ी पुरानी कुर्सियाँ थीं, फर्श पर फर्श के कंबल बिछे थे। दीवारों पर पुराने तस्वीरों के समूह थे, स्कूल, क्रिकेट और सेना। सारी वाटर कलर्स पेंटिंग, रेगिस्तान, मीनार, नाव और समुद्र तथा सूर्यास्त। ये कमरा बहुत सुखद था, एक प्यारे और फ्रेंडली व्यक्ति का कमरा। रॉजर धीरे धीरे पीने के लिए पानी डाल रहे थे। किताबें और कागज़ एक कुर्सी से हटा रहे थे। कमरा थोड़ा गंदा है, मैं पुरानी चीज़ें साफ कर रहा था। इंस्पेक्टर ने पानी पीने से मना किया। मैंने पी लिया। मुझे माफ़ कीजिए, रॉजर बोला। उसने मेरे पीने का प्याला मुझे दिया और इंस्पेक्टर से बात करते हुए कहा। मेरी भावनाएं मेरे ऊपर हावी हो गई। उसने चारों ओर देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन क्लेमेंसी हमारे साथ कमरे में नहीं थी। वो बहुत अद्भुत है, उसने कहा। मेरी पत्नी। इस सब के दौरान वो शानदार रही, बहुत शानदार। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस महिला का कितना आभारी हूँ। और उसने बहुत कठिन समय देखा, बहुत दुख भरा समय। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। शादी से पहले उसका पहला पति एक अच्छा और बुद्धिमान आदमी था, लेकिन बहुत नाजुक और बीमार। वो विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कर रहा था। उसे कम वेतन मिलता था और काम बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसके लिए मेहनत की, जानती हुई कि वो मर रहा है, और कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती थी कि वो खुश है। फिर वो मर गया और वो बहुत दुखी हुई। अंत में उसने मुझसे शादी करने की सहमति दी। मैं खुश था कि मैं उससे कुछ आराम और खुशियाँ दे सकता। मैं चाहता था कि वो काम करना बंद कर दे, लेकिन वो अपने कर्तव्य को निभाना चाहती थी। वो एक अद्भुत पत्नी रही, सबसे अद्भुत पत्नी। मैं बहुत भाग्यशाली रहा। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने उचित जवाब दिया। फिर उन्होंने सामान्य सवाल पूछना शुरू किया। पिता की बीमारी के बारे में उन्होंने पहली बार कब सुना? ब्रेंडा जल्दी आई मुझे बताने के लिए। मेरे पिता बीमार थे। उसने कहा कि उन्हें अचानक दौरा पड़ा। मैं आधे घंटे पहले ही डैड से मिलने बैठा था। तब वो बिल्कुल ठीक थे। मैं दौड़ा। वो नीले चेहरे के साथ सांस लेने में कठिनाई में थे। मैं फिलिप के पास दौड़ा। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। हम कुछ नहीं कर सके। उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई अजीब घटना हुई हो। अजीब, मैंने अजीब कहा। ये क्या शब्द है?
थोड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर और मैं रॉजर के कमरे के भावनात्मक माहौल से बाहर निकलकर सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गए। उफ, ट्रैवलर ने कहा, दूसरे भाई से कितना अलग है। उसने बिना किसी खास क्रम के जोड़ते हुए कहा, कमरों में बातें भी अजीब होती हैं। ये लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है जो वहाँ रहते हैं। मैंने सहमति से सिर हिलाया और वो आगे बढ़ा। अजीब होते हैं वो लोग जो शादी करते हैं, है ना? मैं पूरी तरह निश्चित नहीं था कि वो क्लेमेंसी और रॉजर की बात कर रहा था या फिलिप और मैग्दा की। उसके शब्द दोनों पर ही ठीक लगते थे। फिर भी मुझे लगा कि दोनों शादियां कुशल मानी जा सकती है। रॉजर और क्लेमेंसी की शादी तो निश्चित ही कुशल थी। तुम नहीं कहोगे कि वो कोई जहर देने वाली है ना? टैवर्नर ने पूछा। अभी तो नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या पता, अब वही उस तरह की महिला है, बिना पछतावे वाली, थोड़ी पागल भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कहा, कि वो किसी को मार देगी सिर्फ इसीलिए कि उसे उनका काम या जीवन शैली पसंद नहीं है। शायद अगर ये वास्तव में बूढ़े आदमी से नफरत करती, लेकिन क्या किसी ने भी कभी सिर्फ नफरत की वजह से हत्या की है? बहुत कम, टैवर्नर ने कहा। मैंने खुद कभी नहीं देखा। नहीं, मुझे लगता है हमें ब्रेंडा पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर जाने कि हमें कभी सबूत मिले भी या नहीं। अध्याय 8। पार्लर की नौकरानी ने हमारे लिए अपोजिट विंग का दरवाज़ा खोला। वो डर गई थी, लेकिन थोड़ी तिरस्कार भरी नज़रों से टैवर्नर को देख रही थी। क्या आप मालकिन से मिलना चाहते हैं? हाँ प्लीज़। उसने हमें एक बड़े बैठक कक्ष में ले जाया और बाहर चली गई। कमरे का आकार नीचे वाले बैठक कक्ष जैसा ही था। वहाँ रंगीन पर्दे थे, बहुत चमकीले रंग और रेशमी धारीदार। मैंटल पीस के ऊपर एक चित्र था जिसने मेरी नज़रें अपनी ओर खींच ली। सिर्फ पेंटिंग की उत्कृष्टता ही वजह नहीं थी, बल्कि उस विषय में आकर्षक चेहरे की वजह से भी। ये चित्र एक छोटे बूढ़े आदमी का था। उसकी गहरी और तेज आंखें थी। उसने काली मखमली टोपी पहन रखी थी और उसका सिर कंधों में डूबा हुआ था, लेकिन पेंटिंग से उसकी शक्ति और जीवन शक्ति झलक रही थी। उसकी चमकती आंखें मेरी नज़रें अपनी ओर खींच रही थी। यही है वो, चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर ने कहा। अगस्टस जॉन ने इसे बनाया है। इस आदमी की व्यक्तित्व है ना? हाँ, मैंने कहा, लेकिन मुझे यह शब्द कम लगा। अब मुझे समझ आया कि एडिथ डी हेवलैंड ने क्या कहा था जब उन्होंने कहा था कि ये घर उसके बिना बहुत खाली लगता है। यही वो असली आदमी था जिसने ये क्रूकेड लिटिल हाउस बनाया था, और उसके बिना ये घर अपनी पहचान खो चुका था। वो उनकी पहली पत्नी है। वहाँ, टैवर्नर ने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने खिड़कियों के बीच दीवार पर वो चित्र देखा। इसमें थोड़ी क्रूरता थी। चेहरे की लंबाई थोड़ी बढ़ाई हुई थी। चेहरा थोड़ा घोड़े जैसा लग रहा था। ये एक टिपिकल इंग्लिश महिला का चित्र था, ग्रामीण समाज की, सुंदर लेकिन जीवनहीन। मैंटल पीस पर मुस्कुराते छोटे शक्तिशाली आदमी के लिए असंभव पत्नी। दरवाज़ा खुला और सार्जेंट लैम्प कमरे में आया। मैंने नौकरों से पूछताछ कर ली है सर, कुछ खास नहीं मिला। टैवर्नर ने आह भरी। सार्जेंट लैम्प ने अपनी नोटबुक निकाली और कमरे के दूर कोने में बैठ गया। दरवाज़ा फिर खुला और अरिस्टाइड लेनाइट्स की दूसरी पत्नी कमरे में आई। उसने काले कपड़े पहने थे, बहुत महंगे काले कपड़े, और ये कपड़े उसके गले से कलाई तक लिपटे थे। वो आराम से और धीरे धीरे चल रही थी और काला रंग उसके लिए बिल्कुल सही था। उसका चेहरा हल्का सा सुंदर था और उसके भूरे बाल थोड़े ज़्यादा सजे हुए थे। चेहरा अच्छी तरह पाउडर किया था। होठों पर रंग और गालों पर रोश था, लेकिन स्पष्ट था कि वो रो चुकी थी। उसने बहुत बड़े मोती की माला पहनी थी और एक हाथ में बड़ी पन्ना अंगूठी और दूसरे हाथ में बड़ी रूबी की अंगूठी थी। मैंने उसके बारे में एक और बात महसूस की। वो बहुत डर गई थी। गुड मॉर्निंग मिसेस लेनाइट्स, टैवर्नर ने कहा। मुझे आपको फिर से परेशान करना पड़ेगा, उसने एक सपाट आवाज़ में कहा। मुझे लगता है और कोई ऑप्शन नहीं। आप समझती हैं मिसेस लेनाइट्स, अगर आप चाहे कि आपके वकील यहाँ मौजूद रहे तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा था कि क्या वो इन शब्दों का महत्व समझ रही थी। जाहिर तौर पर नहीं। उसने बस थोड़ी नाराज़गी से कहा,
मुझे मिस्टर गैटिस्कल पसंद नहीं है, मैं उन्हें नहीं पसंद करती। आप अपना खुद का वकील रख सकती हैं मिसेस लेनाइट्स। क्या मैं रखूं? मुझे वकील पसंद ही नहीं है, वो मुझे उलझा देते हैं। ये पूरी तरह से आपका फैसला है, टैवर्नर ने कहा और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी। तो हम आगे बढ़े। सार्जेंट लैम ने अपनी पेंसिल निकाली। ब्रेंडा लेनाइट सोफे पर बैठ गई, टैवर्नर की ओर देखते हुए। क्या आपको कुछ पता चला? उसने पूछा। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां नर्वस होकर उसके कपड़े के शिफॉन की सिलाई को मोड़ रही थी और खोल रही थी। अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके पति की मौत इसरैन जहर की वजह से हुई थी। मेरा मतलब है कि वही आंखों की बूंदें उन्हें मार गई। ये पूरी तरह से निश्चित लगता है कि जब आपने मिस्टर लेनाइट्स को वो आखिरी इंजेक्शन दिया तो उसमें इंसुलिन नहीं बल्कि एस्राइन था। लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, सच में नहीं था इंस्पेक्टर। तो किसी ने जानबूझकर इंसुलिन की जगह आंखों की बूंदें रख दी होगी। कितना दुष्ट काम है। हाँ मिसेस लेनाइट्स, क्या आपको लगता है किसी ने जानबूझकर किया या गलती से? ये कोई मजाक नहीं हो सकता, है ना? टैवर्नर ने धीरे से कहा। हम नहीं सोचते कि ये मजाक था मिसेस लेनाइट्स, ये तो किसी नौकर ने किया होगा। टैवर्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, वही किया होगा, मुझे नहीं दिखता कि और कौन कर सकता था। क्या आप निश्चित हैं? सोचिए मिसेस लेनाइट्स, आपके कोई विचार नहीं है? कहीं कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं, कोई रिवेंज नहीं? वो अभी थोड़ी चुनौतीपूर्ण आंखों से घूर रही थी। मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, उसने कहा। आप उस दोपहर सिनेमा गई थी, आपने कहा था। हाँ, मैं 6:30 बजे आई। इंसुलिन का समय था। मैंने हमेशा की तरह इंजेक्शन दिया। वो अजीब से हो गए। मैं डर गई। मैं दौड़ी रॉजर के पास। मैंने ये सब पहले भी बताया है। क्या मुझे बार बार दोहराना पड़ेगा? उसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ गई। मुझे खेद है मिसेस लेनाइट्स, अब क्या मैं मिस्टर ब्राउन से बात कर सकता हूँ? लॉरेंस से? क्यों? उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो शक भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। यूस्टस स्कूल रूम में उनके साथ लैटिन पढ़ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो यहाँ आए? नहीं, हम वहीं जाएंगे। टैवर्नर जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। सार्जेंट और मैं उसके पीछे हो गए। सर, आपने उसे डरा कर रख दिया है, सार्जेंट लैम ने कहा। टैवर्नर ने बस कहा। वो एक छोटी सी सीढ़ी से ऊपर गया और एक गलियारे के रास्ते बड़े कमरे में पहुंचा जो बगीचे की ओर खुलता था। वहाँ लगभग 30 साल का एक गोरा युवक और 16 साल का एक सुंदर काला लड़का एक मेज पर बैठे थे। वे हमारी एंट्री पर उठकर देख रहे थे। सोफिया का भाई यूस्टेस ने मुझे देखा और लॉरेंस ब्राउन ने चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर को डर भरी नज़रों से देखा। मैंने कभी किसी आदमी को इतना पूरी तरह डरा हुआ नहीं पाया। वो खड़ा हुआ और फिर वापस बैठ गया। उसने लगभग चीखते स्वर में कहा, ओह, अरे, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग, टैवर्नर ने संक्षेप में कहा। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी होगी, कम से कम। यूस्टस उठ गया। क्या आप चाहते कि मैं चला जाऊँ, चीफ इंस्पेक्टर? उसकी आवाज़ हल्की घमंडी लेकिन सुखद थी। हम बाद में पढ़ाई जारी रख सकते हैं, शिक्षक ने कहा। यूस्टस धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। वो थोड़ा कठोर तरीके से चला। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गया, उसने मेरी ओर देखा, अपनी अंगुली अपने गले के सामने खींची और मुस्कुराया। फिर उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मिस्टर ब्राउन, टैवर्नर ने कहा, विश्लेषण पूरी तरह निश्चित है। मिस्टर लेनाइट्स की मौत एस्राइन से हुई थी। आपका मतलब है मिस्टर लेनाइट्स को वास्तव में जहर दिया गया था? उन्हें जहर दिया गया था, टैवर्नर ने संक्षेप में कहा। किसी ने इंसुलिन की जगह एस्राइन डाल दिया बोतल में। मैं इसे मान नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। सवाल है किसके पास मोटिव था? किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। युवा लड़के की आवाज़ उत्साहित होकर ऊंची हो गई। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका वकील यहाँ मौजूद रहे? टैवर्नर ने पूछा। मेरे पास कोई वकील नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं।
और आप पूरी तरह समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसे लिखा जाएगा। मैं निर्दोष हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैंने आप पर दोष नहीं लगाया है। ट्रैवेनर रुका। मिसेस लेनाइट्स उनके पति से बहुत छोटी है ना? हाँ, मैं सोचता हूँ। मतलब हाँ, कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता होगा। लॉरेंस ब्राउन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेर दी। ये काफ़ी नेचुरल है कि उसके उम्र में किसी साथी का यहाँ रहना उसके लिए अच्छा अनुभव होगा। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि आप दोनों में कुछ चल रहा है। युवा लड़के ने जोर से इनकार किया। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मिसेस लेनाइट्स हमेशा से मुझ पर बहुत दयालु रही है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन बस, और कुछ नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी बातें मत करिए। ये बहुत भयानक है। मैं किसी को मार नहीं सकता या बॉटल्स में जहर नहीं मिला सकता। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे किसी को मारने का विचार भी बहुत भयानक लगता है। मुझे नफरत है ऐसे विचारों से। मैं हॉस्पिटल में काम किया करता था। बहुत हैवी काम था। मैं नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मुझे एजुकेशनल काम दिया। मैंने यूस्टेस और जोसेफिन के साथ अपनी बेस्ट कोशिश की। जोसेफिन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत होशियार है, लेकिन काफ़ी मुश्किल। और सभी लोग मेरे साथ बहुत दयालु रहे हैं। मिस्टर लेनाइट, मिसेस लेनाइट्स और मिस्टी हेवलैंड। और अब ये सब भयानक चीज़ें हुई हैं और आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं मर्डर के लिए। इंस्पेक्टर ट्रैवलर ने उसे धीरे धीरे देखा, जैसे उसे अच्छे से परख रहा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं। मैं जानता हूँ आप सोचते हैं। सब लोग ऐसा सोचते हैं। वे मुझे देखते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मैं ठीक नहीं हूँ। वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। टैवर्नर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? वो बहुत डर गया है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या वह मर्डरर है? अगर आप मुझसे पूछे, सार्जेंट लैम ने कहा, तो उसके पास कभी हिम्मत नहीं थी। वो कभी किसी को सिर पर नहीं मारा होता या पिस्तौल से गोली नहीं चलाई होती, चीफ इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन ये क्राइम में करना क्या उसके लिए मुश्किल था? बस कुछ बॉटल्स के साथ छेड़खानी करना, बस एक बहुत पुराने आदमी की ज़िंदगी ख़त्म करना बिना ज़्यादा दर्द दिए। और फिर शायद कुछ समय बाद शादी किसी ऐसी औरत से करना जो उसकी जायदाद की मालकिन हो, 1 लाख पाउंड फ्री में पाए, उसके पास पहले से भी उतनी रकम है और साथ में हीरे और मोती, ये सब कुछ। सार्जेंट लैम ने एक सांस में सब कुछ कहा। हाँ ज़रूर, टैवर्नर ने कहा। सब थियरी और अनुमान है। मैंने उसे डराया ज़रूर, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं हुआ। अगर वो निर्दोष हुआ तो भी डर सकता है, और वैसे भी मुझे शक है कि उसने ये किया होगा। ज्यादा संभावना है कि ये ब्रेंडा ने किया हो, लेकिन उसने इंसुलिन की बोतल को क्यों नहीं फेंका या धोया क्यों नहीं? उसने सार्जेंट की ओर देखा। नौकरों से कोई सबूत नहीं मिला किसी बात के बारे में? पार्लर मेड कहती है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब वो उसको कॉफी देती है तो उसे ऐसे दिखता है। कानून की अदालत में इसका कोई मतलब नहीं। जरूर कोई और सबूत नहीं है? नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर कुछ होता तो लोग देख लेते। मुझे लगता है सच में उनके बीच कुछ नहीं है। उसने मुझे देखा। वापस जाओ और उससे बात करो। मैं चाहूंगा तुम्हारा इंप्रेशन उसके बारे में। मेरा जाने का मन तो नहीं था, फिर भी मैं इंटरेस्टेड था। अध्याय 9। मैं ब्रेंडा लेनाइट्स को वहीं बैठे पाया जहां मैंने उसे छोड़ा था। वैसे ही मैं अंदर आया। उसने मुझे देखा। इंस्पेक्टर टैवर्नर कहाँ है? क्या वो वापस आ रहा है? अभी नहीं। आप कौन हैं? आखिरकार मुझे वो सवाल पूछा गया जिसका मुझे पूरे सुबह से इंतजार था। मैंने जवाब ईमानदारी से दिया। मैं पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं फैमिली का भी फ्रेंड हूँ। फैमिली? मुझे तो सब नापसंद है। वो मुझे बस देखती रही। उसका मुंह हिल रहा था।
वो सुलन और डर और गुस्से में दिख रही थी। वे हमेशा मेरे साथ बुराई करते हैं, हमेशा, शुरुआत से ही। मुझे उनके पिता से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए थी? इससे उन्हें क्या मतलब? उनके पास तो बहुत पैसा था। उसने दिया उन्हें। उनके पास अपने लिए कमाने के दिमाग भी नहीं थे। उसने बात आगे जारी रखी। एक आदमी फिर से शादी क्यों न करे, चाहे वो थोड़ा बूढ़ा क्यों न हो। और वो सच में बूढ़े नहीं थे, खुद में। मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। मुझे उनसे बहुत लगाव था। उसने मुझे चुनौती भरी नजरों से देखा। मैं समझा, मैंने कहा। हाँ, मैं समझा। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। मैं पुरुषों से थक गई थी। मैं एक घर चाहती थी। मैं चाहती थी कोई मेरी परवाह करे और मुझे अच्छे शब्द बोले। अरिस्टाइड मुझे अच्छे शब्द बोलता था और वो हंसा सकता था और वो बहुत चालाक भी था। उसने मुझे कोई नियम नहीं लगाए। वो बहुत होशियार था। मुझे खुशी नहीं कि वो मर गया। मुझे बहुत दुख है। वो सोफा पर पीछे झुक गई। उसका मुंह थोड़ा खुला था। मैं खुश थी। मैं सुरक्षित थी। मैं उन पॉश ड्रेस मेकर्स के पास जाती थी जिनके बारे में मैंने बस पढ़ा था। मैं किसी से कम नहीं थी और अरिस्टाइड मुझे बहुत प्यारी चीजें देता था। उसने हाथ बढ़ाया और उस पर रूबी की ओर देखा। मैंने एक पल के लिए उसके हाथ और हाथ की बाह को एक बिल्ली के जैसे पाया और उसकी आवाज बिल्ली जैसी ही लगती थी। वो अभी अपने आप में मुस्कुरा रही थी। इसमें क्या गलत है? उसने पूछा। मैं उसके साथ अच्छे से रही। मैं उसे खुश करती थी। वो आगे झुकी। क्या आप जानते हैं कि मैं उसे कैसे मिली? क्या आप जानते हैं? उसने बिना जवाब का इंतजार किए बात आगे जारी रखी। ये शैमरॉक में था। उसने स्क्रैम्बल्ड एग्स और टोस्ट ऑर्डर किया और जब मैंने उसे लाकर दिया तो मैं रो रही थी। बैठ जाओ, उसने कहा, और बताओ क्या हुआ। ओ, मैं नहीं बता सकती, मैंने कहा। अगर ऐसा किया तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। नहीं, वो नहीं निकालेंगे, उसने कहा। मैं इस जगह का मालिक हूँ। मैंने उसे देखा। वो पहले तो अजीब, थोड़ा बूढ़ा आदमी लगा, लेकिन उसमें शक्ति थी। मैंने उसे सब बता दिया। आपको उन्होंने सब सुना दिया होगा, जैसे मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, लेकिन मैं नहीं थी। मैं बहुत परवाह करती थी। हमारे पास एक दुकान थी, बहुत अच्छी दुकान। मैं कभी वह लड़की नहीं थी जो बॉयफ्रेंड्स रखती और ऐसे हरकतें करती। लेकिन टेरी अलग था। वो आयरिश था और विदेश जा रहा था। उसने कभी लिखा नहीं। शायद मैं बेवकूफ थी। तो बात ऐसी थी। मैं मुश्किल में थी। अरिस्टाइड अद्भुत था। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा वो अकेला है। हम तुरंत शादी करेंगे। उसने ऐसा कहा। ये एक सपने जैसा था। और फिर मैंने जाना कि वो महान लेनाइट्स था। उसके पास बहुत सारी दुकानें और रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स थे। ये एक सपना ही था, है ना? एक परी कथा जैसा। एक तरह की परी कथा, मैंने कहा। हम सिटी की एक छोटे चर्च में शादी कर गए और फिर फॉरेन गए। और बच्चा? उसने मुझे दूर से आती नजरों से देखा। आखिरकार कोई बच्चा नहीं था। ये सब गलती थी। वो मुस्कुराई और थोड़ी सी हंसती। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसकी अच्छी बीवी बनूंगी और मैं बनी। मैंने उसके लिए अलग तरह के खान-पान मंगवाए, वो रंग पहने जो उसे पसंद थे और मैंने सब किया उसे खुश करने के लिए और वो खुश था। लेकिन हम उसके फैमिली से कभी छुटकारा नहीं पाए। हमेशा आते रहते और अलग-अलग बातें करते पैसों के बारे में। बूढ़ी मिस हेवलैंड को यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन एरिस्टाइड ने कहा, वो यहाँ इतनी लंबे समय से है। ये सब उसका ही है। सच्चाई ये है कि उसे सभी अपने आसपास रखना पसंद था। वो मेरे लिए बुरे थे, लेकिन उसने कभी नोटिस नहीं किया। रॉजर मुझसे नफरत करता है। क्या आपने रॉजर को देखा? वो हमेशा से मुझसे नफरत करता है। वो जलनखोर है। और फिलिप बहुत अजीब है। वो मुझसे कभी बात ही नहीं करता और अब वे दिखा रहे हैं कि मैंने मर्डर किया। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। वो मेरी तरफ झुकी। प्लीज मानिए कि ये मैंने नहीं किया। मुझे वो बहुत बेबस लगी। लेनाइट्स फैमिली ने जिस तरह उसके बारे में तिरस्कार से बातें की थी और जिस उत्सुकता से मान लिया था
कि उसी ने मर्डर किया है। ये सब मुझे बहुत अमानवीय लग रहा था। वो अकेली थी, बिना बचाव के, जैसे कोई शिकार की तरह घिरी हुई। और अगर मैंने नहीं किया तो वो सोचते हैं कि लॉरेंस ने किया। उसने आगे कहा, लॉरेंस के बारे में क्या? मैंने पूछा। मुझे लॉरेंस पर बहुत तरस आता है। वो नाजुक है और लड़ाई में नहीं जा सकता। इसीलिए नहीं क्योंकि वो डरपोक है, बल्कि इसीलिए कि वो बहुत सेंसिटिव है। मैंने उसे खुश करने और चीयर अप करने की कोशिश की। उसे उन भयानक बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यूस्टेस हमेशा उस पर हंसता है। और जोसेफिन, खैर आपने जोसेफिन को देखा है, आप जानते हैं वो कैसी है। मैंने कहा कि मैंने अभी तक जोसेफिन से मुलाकात नहीं की है। कभी कभी मुझे लगता है वो बच्ची के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, उसके अजीब और चोरी छिपे वाले तरीके, और वो बहुत अजीब दिखती है। कभी कभी वो मुझे डरा देती है। मैं जोसेफिन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने फिर लॉरेंस ब्राउन पर ध्यान दिया। वो कौन है? मैंने पूछा। वो कहाँ से आया है? मैंने सवाल थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। वो थोड़ी लाल हो गई। वो कोई खास नहीं है, बस मेरी तरह। हमारे पास इन सब के खिलाफ क्या चांस है? क्या आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा परेशान हो रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वे ये दिखाना चाहते हैं कि लॉरेंस ने किया या मैंने किया। उनके साथ वो पुलिस वाला भी है। मेरे पास क्या चांस है? आपको खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, मैंने कहा। क्या ये उनमें से किसी ने नहीं किया हो सकता, या बाहर से किसी ने, या किसी नौकर ने? एक चीज़ की कमी है, मोटिव। ओह, मोटिव। मेरे पास क्या मोटिव था, या लॉरेंस के पास क्या था? मुझे थोड़ी असहजता हुई जब मैंने कहा, शायद वो सोचते हैं कि आप और लॉरेंस एक दूसरे से प्यार करते हो, कि आप शादी करना चाहते हो। वो सीधे बैठ गई। ये बहुत बुरी बात है और ये सच नहीं है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। मैंने उस पर बस तरस खाया और उसे खुश करने की कोशिश की। हम सिर्फ दोस्त हैं बस। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, है ना? मैंने उस पर विश्वास किया। मतलब मैंने ये माना कि लॉरेंस और वो बस दोस्त थे, लेकिन मैंने ये भी माना कि शायद खुद उसको भी न पता हो वो वास्तव में उस जवान आदमी से प्यार करने लगी थी। इसी विचार के साथ मैं नीचे सोफिया को ढूंढने गया। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में जाने वाला था, सोफिया ने पैसेज में आगे वाले दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला। हेलो, उसने कहा। मैं नैनी की लंच में मदद कर रही हूँ। मैं उसके साथ ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो पैसेज से बाहर आई, दरवाज़ा पीछे से बंद किया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई, जो खाली था। तो उसने कहा, क्या तुमने ब्रेंडा को देखा? तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? सच कहूँ, मैंने कहा, मुझे उस पर तरस आ रहा है। सोफिया ने हंसते हुए कहा, आई सी, तो उसने तुम्हें प्रभावित कर लिया। मुझे थोड़ा इरिटेट हुआ। असल बात यह है, मैंने कहा, कि मैं उसकी साइड से देख सकता हूँ, लेकिन लगता है तुम नहीं देख पाती। उसकी साइड किस बात की? ईमानदारी से बताओ सोफिया, फैमिली में से किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, या कम से कम ठीक ठाक व्यवहार किया है जब से वो यहाँ आई? नहीं, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। क्यों करें? बस सामान्य क्रिश्चियन दयालुता भी तो हो सकती है। कितनी ऊंची सोच है चार्ल्स। ब्रेंडा ने वाकई अच्छा इंप्रेशन डाला है। सच में सोफिया, तुम कुछ अजीब हो, मैंने कहा। मैं बस ईमानदार हूँ और दिखावा नहीं कर रही हूँ। तुमने ब्रेंडा की साइड देखी, अब मेरी देखो। मुझे उस तरह की औरतें पसंद नहीं जो दुख भरी कहानी बनाते हैं और किसी भी बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर लेती हैं। मुझे बिल्कुल हक है कि मुझे ऐसी औरतें पसंद ना हो, और मुझे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अगर सारे तथ्य ठंडे दिमाग से लिखे जाएं, तो तुम्हें भी वो औरत पसंद नहीं आएगी। क्या वो कहानी गढ़ी हुई थी? मैंने पूछा। बच्चे वाली? मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं सोचती हूँ हाँ। और तुम्हें गुस्सा है कि तुम्हारे दादाजी उस पर विश्वास कर बैठे। ओ, दादाजी कभी भी किसी पर विश्वास में नहीं फंसते। सोफिया हंसी। दादाजी को ब्रेंडा चाहिए थी। वो एक खेल खेल रहे थे। हम जानते थे वे क्या कर रहे हैं, और उनकी योजना पूरी तरह सफल हुई।
उनकी नज़र में ये शादी उतनी ही सक्सेसफुल थी जितना कि उनके बाकी बिजनेसेस। लॉरेंस ब्राउन को शिक्षक बनाना भी उनके बिजनेस में था? मैंने पूछा। सोफिया ने बूहे चढ़ाई। जानते हो, शायद हाँ। वो ब्रेंडा को खुश रखना चाहते थे कि सिर्फ हीरे मोती और कपड़ों से बात नहीं बनेगी। उन्हें लगा होगा कि ब्रेंडा को अपने जीवन में हल्का सा रोमांस चाहिए। शायद उन्होंने सोचा हो कि लॉरेंस ब्राउन जैसा आदमी सोफिया के लिए सही होगा, जो डरपोक है। एक सुंदर और अच्छी दोस्ती, उसमें थोड़ी सी उदासी, जो ब्रेंडा को किसी तरह बाहर वाले के साथ असली अफेयर करने से रोक दे। मुझे लगता है दादाजी ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा। वो काफ़ी शैतानी दिमाग के थे। वो ज़रूर रहे होंगे, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की मौत नहीं देख पाई होगी। और यही, सोफिया ने अचानक जोर देकर कहा, कारण है कि मैं चाह कर भी ये विश्वास नहीं कर सकती कि यह ब्रेंडा ने किया। अगर उसने मर्डर की योजना बनाई होती या उसने और लॉरेंस ने मिलकर योजना बनाई होती तो दादाजी को ज़रूर पता चलता। ये तुम्हें थोड़ा सा दूरदृष्टि का लगेगा। हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि लगता है, मैंने कहा, लेकिन तुमने दादाजी को नहीं जाना। वो अपने खुद के मर्डर को बढ़ावा नहीं देते। तो यही है, हम एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। वो डरी हुई है सोफिया, मैंने कहा, वो बहुत डरी हुई है। चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर और उसके छोटे छोटे आदमी, हाँ वे वाकई डरावने हैं। और लॉरेंस, मेरा ख्याल है, शायद डर से पागल हो गया है। सच कहूँ तो उसने आपको बहुत बुरी तरह पेश किया। मैं समझ नहीं पाता कि किसी औरत को ऐसे आदमी में क्या दिख सकता है। सच में चार्ल्स, दरअसल लॉरेंस में काफ़ी सेक्स अपील है। इतना कमज़ोर आदमी, मैंने हैरानी से कहा। क्यों, आदमी हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ गुफा में रहने टाइप आदमी ही औरतों को आकर्षित कर सकते हैं। लॉरेंस में सचमुच सेक्स अपील है, लेकिन तुमसे ये महसूस करने की उम्मीद नहीं। उसने मुझे देखा। ब्रेंडा ने तुम्हें अच्छी तरह फंसा लिया है। बकवास मत करो, वो तो सच में सुंदर भी नहीं है। और उसने ज़रा भी कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नहीं, उसने बस तुम्हें अपने लिए दुखी कर दिया। वो न तो खूबसूरत है, न ही चालाक, लेकिन उसके पास एक टैलेंट है। वो मुसीबत खड़ी करना जानती है, और उसने पहले ही तुम्हारे और मेरे बीच झगड़ा पैदा कर दिया। सोफिया, मैंने चौंक कर कहा। सोफिया दरवाजे की ओर गई। भूल जाओ चार्ल्स, मुझे लंच पर ध्यान देना है। मैं भी मदद करता हूँ। नहीं, तुम यहीं रहो। किचन में कोई जेंटलमैन होगा तो नैनी घबरा जाएगी। सोफिया, मैंने पुकारा जब वो बाहर जा रही थी। हाँ, क्या है? बस एक नौकरों वाली प्रॉब्लम। यहाँ नीचे कोई नौकर क्यों नहीं? और ऊपर किसी ने एप्रन और टोपी पहनकर हमें दरवाज़ा खोला। दादाजी के पास रसोइया, काम वाली, कमरे की नौकरानी और निजी सहायक सब थे। उन्हें नौकर पसंद थे। वे बहुत अच्छा पैसा देते थे, इसीलिए अच्छे नौकर मिल भी जाते थे। क्लेमेंसी और रॉजर के पास तो बस एक औरत है जो रोज़ आती है और सफाई करती है। उन्हें नौकर पसंद नहीं, असल में क्लेमेंसी को नहीं। अगर रॉजर शहर में रोज़ अच्छा खाना न खाता तो वो भूखा ही रह जाता। क्लेमेंसी के लिए तो खाना बस सलाद, टमाटर और कच्चे गाजर है। कभी कभी हमारे पास नौकर होते हैं, फिर मम्मी गुस्सा करती है और वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ समय हम रोज़ आने वाली औरतें रखते हैं और फिर से नए नौकर। अभी हम उसी रोज़ वाली स्थिति में हैं। नैनी स्थायी है और मुसीबत में संभाल लेती है। अब तुम जान गए। सोफिया बाहर चली गई। मैं बड़े भारी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। ऊपर मैंने ब्रेंडा की साइड देखी थी, अभी सोफिया की साइड सामने आई। मैंने समझ लिया कि सोफिया की बात भी सही थी, यानी लेनाइट्स फैमिली की बात। उन्हें यह बुरा लगा कि कोई बाहर वाले ने ऐसे तरीके से घर में जगह बना ली जिसे वे नीचा समझते थे। उनके हिसाब से वे बिल्कुल सही थे, जैसा सोफिया ने कहा। अगर सब कुछ कागज़ पर लिखा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इंसानी पहलू भी तो था जो मैंने देखा, पर उन्होंने नहीं। वे हमेशा से अमीर और सुरक्षित थे। उन्हें गरीब की ललक का अंदाज़ा ही नहीं था। ब्रेंडा लेनाइट्स ने धन, सुंदर चीज़ें, सुरक्षा और एक घर चाहा था। बदले में उसने कहा कि उसने अपने बूढ़े पति को खुश रखा। मुझे उससे हमदर्दी थी, कम से कम जब मैं उससे बात कर रहा था तब तो हमदर्दी थी।
लेकिन क्या अब भी उतनी ही है? एक सवाल के दो पहलू, अलग अलग नज़रिए। कौन सा सच्चा नज़रिया था? कौन सा? पिछली रात मैंने बहुत कम नींद ली थी। सुबह जल्दी उठकर टैवर्नर के साथ गया था। अब मैग्डालेनाइट्स के बैठक कक्ष में फूलों की खुशबू से भरे गर्म माहौल में मेरा शरीर नर्म कुर्सी में ढीला पड़ गया और मेरी आंखें झुक गई। ब्रेंडा, सोफिया और बूढ़ा आदमी, उनकी तस्वीरों के बारे में सोचते सोचते मेरे विचार धुंधले होकर मिल गए। मैं सो गया। अध्याय 10। मैं धीरे धीरे होश में लौटा, इतना धीरे कि पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं सो गया था। मेरी नाक में फूलों की खुशबू थी। मेरे सामने एक गोल सा सफ़ेद डब्बा हवा में तैरता सा दिखा। कुछ सेकंड लगे मुझे समझने में कि वो एक इंसानी चेहरा है, हवा में लटका हुआ, मुझसे 1-2 फुट दूर। जैसे जैसे मेरे सेंसेस ठीक हुए, नज़ारा साफ हुआ। चेहरा अजीब था, गोल, उभरे माथे वाला, पीछे की ओर कंघी किए बाल और छोटी सी काली चमकीली आंखें। पर वो चेहरा एक दुबले पतले शरीर से जुड़ा हुआ था। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। हेलो, उसने कहा। हेलो, मैंने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। मैं जोसेफिन हूँ। मैं पहले ही समझ चुका था। सोफिया की बहन जोसेफिन मेरी नज़र में 11-12 साल की होगी। वो बहुत ही बदसूरत बच्ची थी, लेकिन अपने दादा से उसका गजब का मिलन था। मुझे लगा शायद उसमें दादा की तरह दिमाग भी है। तुम सोफिया की दोस्त हो, जोसेफिन ने कहा। मैंने हामी भरी। लेकिन तुम यहाँ चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर के साथ आए, क्यों आए? वो मेरा दोस्त है। सच, मुझे वो पसंद नहीं। मैं उसे बातें नहीं बताऊंगी। कौन सी बातें? जो बातें मुझे पता है। मुझे बहुत सारी बातें पता है। मुझे बातें जानना अच्छा लगता है। वो मेरी कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई और मुझे घूरती रही। मुझे थोड़ी घबराहट हुई। दादाजी की हत्या हुई है, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मैंने कहा, मुझे पता है। उन्हें जहर दिया गया था, इन से। उसने शब्द बहुत ध्यान से बोला। ये दिलचस्प है ना? शायद हाँ। यूस्टेस और मुझे बहुत दिलचस्पी है। हमें जासूसी कहानियाँ पसंद है। मैं हमेशा जासूस बनना चाहती थी। मैं अभी वही कर रही हूँ। मैं सुराग इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे वो बच्ची थोड़ी डरावनी लगी। वो फिर बोली, जो आदमी टैवर्नर के साथ आया था, वो भी जासूस है ना? किताबों में लिखा है कि गुप्त जासूसों को उनके जूतों से पहचाना जा सकता है, पर वो जासूस तो मखमली जूते पहने हुए था। समय बदलता है, मैंने कहा। जोसेफिन ने मेरी बात अपने तरीके से समझी। हाँ, अब यहाँ बहुत बदलाव होंगे। हम लोग लंदन में नदी किनारे वाले मकान में रहेंगे। माँ तो बहुत समय से चाहती है। वो बहुत खुश होंगी। पापा को शायद किताबें हटने से फ़र्क न पड़े। पहले तो हम मकान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने जेज़ेबेल में बहुत पैसा गंवा दिया था। जेज़ेबेल? मैंने पूछा। हाँ, तुमने नहीं देखा? ओह, वो नाटक था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं विदेश में था। वो ज़्यादा चला ही नहीं। बिल्कुल निकम्मा नाटक था। मुझे नहीं लगता मम्मी जेज़ेबेल का रोल करने लायक थी। तुम्हें लगता है? मैंने मैग्डा के बारे में सोचा। न पीच रंग के गाउन में और न ही सजी धजी ड्रेस में वो जेज़ेबेल जैसी लग रही थी। लेकिन शायद उनकी और भी शक्लें हो जो मैंने अभी तक नहीं देखी। शायद नहीं, मैंने सावधानी से कहा। दादाजी ने हमेशा कहा था कि ये नाटक फेल होगा। उन्होंने कहा था कि वो धार्मिक इतिहास वाले नाटक पर पैसा नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये भी टिकट खिड़की पर सफल नहीं होगा। लेकिन मम्मी बहुत ज़िद्दी थी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो कहानी असली बाइबल वाली नहीं थी। बाइबल में जेज़ेबेल बुरी थी, लेकिन इस नाटक में वो देशभक्त और अच्छी दिखाई गई। इसीलिए नाटक उबाऊ हो गया। हाँ, अंत अच्छा था। उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। बस कुत्ते आकर उसे खा नहीं पाए। मुझे लगता है ये तो होना ही चाहिए था। मुझे वो हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। मम्मी कहती है कि स्टेज पर कुत्ते नहीं लाए जा सकते, लेकिन मुझे समझा नहीं कि क्यों। सर्कस वाले कुत्ते तो ला सकते हैं ना? वो ज़ोर से बोली और उन्होंने उसे खा लिया, सिवाय उसके हाथों की हथेलियों के। कुत्तों ने हथेलियों को क्यों नहीं खाया?
मुझे सच में नहीं पता, मैंने कहा। तुम सोच भी सकते हो कि कुत्ते इतनी चूजी होंगे? हमारे कुत्ते तो नहीं, वे तो कुछ भी खा जाते हैं। मैं कुछ सेकंड तक इस बाइबल वाले रहस्य पर सोचता रहा। मुझे अफसोस है कि नाटक फेल हो गया, मैंने कहा। हाँ, माँ बहुत दुखी हुई थी। रिव्यू बहुत ही खराब थे। जब उन्होंने पढ़े तो वो रो पड़ी और पूरे दिन रोती रही और अपने नाश्ते का ट्रे ग्लैडियस पर फेंक दिया। तब ग्लैडियस ने नौकरी छोड़ दी। ये सब देखना बहुत मज़ेदार था। मुझे लगता है तुम्हें ड्रामा बहुत पसंद है, जोसेफिन, मैंने कहा। उन्होंने दादाजी का पोस्टमार्टम किया, जोसेफिन बोली, ये पता लगाने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई। इसे पीएम कहते हैं, लेकिन मुझे ये कंफ्यूजिंग लगता है। क्या तुम्हें नहीं? क्योंकि पीएम का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, और दो फिर भी। उसने सोचते हुए जोड़ा। क्या तुम्हें अपने दादाजी की मौत का दुख है? मैंने पूछा। ज़्यादा नहीं, मुझे वे खास पसंद नहीं थे। उन्होंने मुझे बैले डांस सीखने से रोक दिया था। क्या तुम्हें बैले सीखना है? हाँ, और मम्मी भी मान गई थी। पापा को भी कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन दादाजी ने कहा कि मैं कभी इसमें अच्छी नहीं बनूंगी। वह कुर्सी के हत्थे से नीचे उतरी, अपने जूते उतारे और कोशिश करने लगी कि पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो, जैसे असली बैले में करते हैं। इसके लिए खास जूते चाहिए होते हैं, उसने समझाया। और तब भी कई बार पैरों की उंगलियों में बहुत बुरी सूजन हो जाती है। फिर उसने अपने जूते पहन लिए और सहजता से पूछा, क्या तुम्हें ये घर पसंद है? पक्का नहीं कह सकता, मैंने कहा। मुझे लगता है अब ये बिक जाएगा जब तक ब्रेंडा इसमें न रहे, और शायद अंकल रॉजर और आंटी क्लेमेंसी अब बाहर नहीं जाएंगे। क्या वे बाहर जा रहे थे? मैंने थोड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ, वे मंगलवार को जाने वाले थे, विदेश, कहीं हवाई जहाज से। आंटी क्लेमेंसी ने नया हल्का सूटकेस खरीदा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि वे विदेश जा रहे हैं, मैंने कहा। नहीं, जोसेफिन बोली, किसी को पता नहीं था। ये राज था। वे जाने के बाद ही किसी को बताने वाले थे। दादाजी के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाते, उसने जोड़ा। लेकिन वो चिट्ठी पिन कुशन पर टांगते नहीं। वो तो बस बहुत पुराने नॉवेल्स में औरतें अपने पतियों को छोड़ते वक्त करती हैं। अब तो कोई पिन कुशन रखता भी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन जोसेफिन, क्या तुम्हें पता है अंकल रॉजर क्यों जा रहे थे? उसने मुझे चालाक नज़रों से देखा। मुझे लगता है पता है। ये अंकल रॉजर के लंदन ऑफिस से जुड़ा हुआ था। मुझे लगता है, लेकिन पक्की नहीं हूँ, कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी, पैसा हड़प लिया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जोसेफिन मेरे पास आ गई और मेरे चेहरे पर सांस छोड़ते हुए बोली, जिस दिन दादाजी को जहर दिया गया था, उस दिन अंकल रॉजर बहुत देर तक उनके कमरे में बंद थे। वे बातें ही करते रहे। अंकल रॉजर कह रहे थे कि वो कभी अच्छे नहीं रहे। उन्होंने दादाजी को निराश किया, और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे भरोसे के काबिल नहीं रहे। वे बहुत बुरी हालत में थे। मैंने जोसेफिन को मिश्रित भावनाओं से देखा। जोसेफिन, मैंने कहा, क्या तुम दरवाज़ों पर कान लगाकर सुनती हो? किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ये अच्छी आदत नहीं है? जोसेफिन ने ज़ोर से सिर हिलाया। बिल्कुल बताया है, लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो दरवाज़ों पर कान लगाना ही पड़ता है। मुझे यकीन है चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर भी यही करते होंगे, है ना? मैंने थोड़ी देर सोचा। जोसेफिन फिर जोश में बोली, और अगर वो नहीं करते तो दूसरा करता है, वो जो सुएड जूते पहनता है। वे लोग मेज़ की दराज़ें खोलते हैं, लोगों के खत पढ़ते हैं और उनके राज निकालते हैं, लेकिन वे बेवकूफ़ हैं। उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ देखना है। जोसेफिन ने ठंडी अकड़ के साथ कहा। मैं इतना मूर्ख था कि उसका इशारा नहीं समझ पाया। वो अप्रिय बच्ची आगे बोली, यूस्टेस और मैं बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ, और मैं उसे नहीं बताऊंगी। वो कहता है औरतें कभी बड़ी जासूस नहीं बन सकती, लेकिन मैं कहती हूँ बन सकती हैं। मैं सब कुछ एक कॉपी में लिख रही हूँ, और जब पुलिस बिल्कुल ही हार जाएगी तब मैं सामने आऊँगी और कहूँगी, मैं बता सकती हूँ किसने किया। क्या तुम बहुत जासूसी कहानियाँ पढ़ती हो, जोसेफिन? बहुत सारी। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है किसने तुम्हारे दादाजी को मारा? हाँ, मुझे लगता है, लेकिन मुझे कुछ और सुराग ढूंढने होंगे। वो रुकी और जोड़ा,
चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर तो सोचते हैं कि ब्रेंडा ने किया है ना? या फिर ब्रेंडा और लॉरेंस ने मिलकर, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। जोसेफिन, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, वे एक दूसरे को खत लिखते हैं, प्रेम पत्र। जोसेफिन, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पढ़े हैं, बहुत ही मूर्खतापूर्ण पत्र। लेकिन लॉरेंस खुद ही मूर्ख है। वो युद्ध में लड़ने से डर गया था। वो तहखानों में जाकर बॉयलर जलाता था। जब यहाँ उड़ने वाले बम आते तो वो सचमुच हरा पड़ जाता था। यूस्टिस और मुझे उस पर बहुत हंसी आती थी। मैं आगे क्या कहने वाला था मुझे नहीं पता, क्योंकि उसी वक्त बाहर एक कार आकर रुकी। पल भर में जोसेफिन खिड़की पर पहुंच गई और अपनी नुकीली नाक शीशे से सटाई। कौन है? मैंने पूछा। ये मिस्टर गेटिस्कल है, दादाजी के वकील। मुझे लगता है वसीयत के बारे में आए हैं। उत्साहित सांसें लेते हुए वो कमरे से बाहर दौड़ गई, शायद अपनी जासूसी की गतिविधियों पर शुरुआत कर सके। तभी मैग्डालेनाइट्स कमरे में आई और मेरी हैरानी की बात ये कि वे सीधी मेरे पास आई और मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। डार्लिंग, उसने कहा, शुक्र है कि तुम अभी तक यहाँ हो। एक आदमी की बहुत ज़रूरत होती है। उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए, एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी की ओर गई, उसे थोड़ा सा खिसकाया, शीशे में खुद को देखा और फिर मेज से एक छोटा सा चमकीला डिब्बा उठाकर उसे बार बार खोलने बंद करने लगी। ये एक आकर्षक अंदाज था। सोफिया ने दरवाजे से सिर अंदर डाला और चेतावनी भरे स्वर में फुसफुसाई, गेटिस्कल। मुझे पता है, मैग्डा ने कहा। कुछ क्षण के बाद सोफिया एक छोटे कद के बुजुर्ग आदमी को लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैग्डा ने अपना डिब्बा रख दिया और उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। गुड मॉर्निंग मिसेस फिलिप, मैं ऊपर जा रहा हूँ। लगता है वसीयत को लेकर कुछ गलत फहमी है। आपके पति ने मुझे लिखा कि वसीयत मेरे पास है, लेकिन मैंने खुद मिस्टर लेनाइट से सुना था कि ये उनके वॉल्ट में है। आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? बेचारे स्वीटी की वसीयत के बारे में? मैग्डा ने हैरान आंखें खोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मत कहो कि ऊपर वाली वो दुष्ट औरत ने उसे नष्ट कर दिया है। अब मिसेस फिलिप्स, गेटिस्कल ने उंगली हिलाकर चेतावनी दी, ऐसे अनुमान मत लगाइए। बस यही सवाल है कि आपके ससुर ने वसीयत कहाँ रखी थी। लेकिन उन्होंने आपको भेजी थी। ज़रूर भेजी थी। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने हमें साफ साफ कहा भी था। पुलिस ने मिस्टर लेनाइट्स के निजी कागजात देख लिए हैं, गेटिस्कल ने कहा। मैं ज़रा चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर से बात कर लेता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया। डार्लिंग, मैग्डा चिल्लाई, उसने नष्ट कर दी है, मुझे पूरा यकीन है। बकवास मत करो मम्मी, वो इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगी। मूर्खतापूर्ण क्यों? अगर वसीयत नहीं है तो सब कुछ उसी को मिलेगा। चुप रहो, गेटिस्कल वापस आ रहे हैं। वकील कमरे में लौटा। उसके साथ चीफ इंस्पेक्टर टैवर्नर भी था और पीछे पीछे फिलिप आया। मेरी समझ के अनुसार, गेटिस्कल कह रहा था, मिस्टर लेनाइट्स ने वसीयत बैंक में सुरक्षित रखवाई थी। टैवर्नर ने सिर हिलाया। मैंने बैंक में संपर्क किया है। उनके पास मिस्टर लेनाइट्स की कोई निजी कागजात नहीं है, बस कुछ सिक्योरिटीज़ है जो उनके लिए रखी गई थी। फिलिप ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि शायद रॉजर या आंट एडिथ। सोफिया, ज़रा उन्हें नीचे बुलाओ। पर रॉजर, लेनाइट्स और बाकी सब बुलाए गए, कोई मदद न कर सके। ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास, रॉजर ने कहा। डैड ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और साफ कहा था कि अगले दिन वो गेटिस्कल को पोस्ट करने वाले हैं। अगर मेरी याददाश्त ठीक है, गेटिस्कल ने पीछे टिकते हुए और आंखें आधी बंद करते हुए कहा, तो पिछले साल 24 नवंबर को मैंने एक ड्राफ्ट मिस्टर लेनाइट्स को भेजा था। उन्होंने उसे मंजूर कर लिया और मुझे वापस भेजा। उसके बाद मैंने उन्हें वसीयत भेजी हस्ताक्षर के लिए। एक हफ्ते बाद मैंने उन्हें याद दिलाया कि मुझे अभी तक हस्ताक्षरित वसीयत नहीं मिली है और पूछा कि क्या उन्हें कुछ बदलना है। उन्होंने जवाब दिया कि सब ठीक है और कहा कि हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने वसीयत बैंक भेज दी है। बिल्कुल सही, रॉजर ने उत्साहित होकर कहा। यह पिछले साल नवंबर के अंत की बात है। तुम्हें याद है फिलिप, डैड ने हमें एक शाम बुलाकर वसीयत पढ़कर सुनाई थी। टैवर्नर ने फिलिप लेनाइट्स की ओर मुड़कर पूछा,
क्या ये आपकी याद से मेल खाता है मिस्टर लेनाइट्स? हाँ, फिलिप ने कहा। ये तो वॉइस से इनहेरिटेंस जैसा था, मैग्डा ने कहा और आनंद से आह भरी। मुझे हमेशा से लगता है कि वसीयत ड्रामेटिक होती है। मिस सोफिया? हाँ, सोफिया ने कहा, मुझे सब साफ याद है। और उस वसीयत की शर्तें? टैवर्नर ने पूछा। गेटिस्कल अभी सावधानी से जवाब देने ही वाला था कि रॉजर लेनाइट्स उनसे पहले बोल पड़ा। ये वसीयत बिल्कुल सिंपल थी। इलेक्ट्रा और जॉयस की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा वापस डैड के पास आ गया था। जॉयस का बेटा विलियम बर्मा में लड़ाई में मारा गया था और उसका पैसा उसके पिता को मिला। अब बस फिलिप, मैं और बच्चे ही रिश्तेदार बचे थे। डैड ने ये समझाया था। उन्होंने आंटी एडिथ को 50,000 पाउंड बिना टैक्स के, ब्रेंडा को 1,00,000 पाउंड बिना टैक्स के दिए थे। ये घर ब्रेंडा को दिया, या फिर अगर वो चाहे तो लंदन में कोई अच्छा घर खरीद कर दिया जाए। बाकी बचा हुआ पैसा 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक मेरा, एक फिलिप का और तीसरा सोफिया, यूस्टेस और जोसेफिन में बांटा जाए। यूस्टेस और जोसेफिन का हिस्सा ट्रस्ट में रख दिया जाए जब तक वो बड़े ना हो जाए। ठीक है ना मिस्टर गेटिस्कल? हाँ, ये लगभग वही बातें हैं जो मैंने लिखी थी, गेटिस्कल ने कहा। डैड ने हमें वसीयत पढ़कर सुनाई, रॉजर बोला, और पूछा कि कोई कमेंट करना है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्रेंडा ने कमेंट किया था। मिस डी हैवलैंड बोली, हाँ। मैग्डा ने जोश से कहा। उसने कहा कि उसे अपने प्यारे अरिस्टाइड को मृत्यु के बारे में बात करना सुनना बर्दाश्त नहीं होता। उसे डर लगता है, और मृत्यु के बाद उसे उस गंदे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बस बातें थी, मिस डी हैवलैंड ने ठंडी आवाज़ में कहा। तभी साफ लगा कि एडिथ डी हैवलैंड को ब्रेंडा से बहुत नफरत थी। और उसके बाद क्या हुआ? इंस्पेक्टर टैवर्नर ने पूछा। डैड ने वसीयत साइन की, रॉजर बोला। टैवर्नर आगे झुक गया। कब और कैसे साइन की? रॉजर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। क्लेमेंसी ने जवाब दिया। आप डिटेल जानना चाहते हैं? हाँ मिसेस रॉजर। फादर इन लॉ ने वसीयत मेज़ पर रखी और रॉजर से बेल बजाने को कहा। रॉजर ने बेल बजाई। जॉनसन आया, उसे कहा कि जैनेट वुलमर पार्लर मेड को बुलाया जाए। दोनों आए। फादर इन लॉ ने वसीयत पर साइन किया और उनसे भी सिग्नेचर करने को कहा। बिल्कुल सही प्रोसेस, मिस्टर गेटिस्कल ने कहा। वसीयत पर टेस्टेटर को 2 गवाहों की मौजूदगी में साइन करना होता है और दोनों गवाहों को भी वही उसी वक्त साइन करना होता है। और उसके बाद? टैवर्नर ने पूछा। फादर इन लॉ ने उनका धन्यवाद किया। वो दोनों बाहर चले गए। फादर इन लॉ ने वसीयत उठाई, एक लंबे लिफाफे में रखी और कहा कि अगले दिन वो मिस्टर गेटिस्कल को भेज देंगे। इंस्पेक्टर ने सबकी ओर देखकर कहा, तो आप सब मानते हैं कि ये सब बिल्कुल सही है? सबने हाँ में सिर हिलाया। वसीयत मेज़ पर थी, है ना? आप लोग मेज़ से कितनी दूर थे? ज़्यादा पास नहीं, करीब 5-6 गज दूर, जवाब आया। जब मिस्टर लेनाइट्स वसीयत पढ़ रहे थे तब क्या वो मेज़ पर बैठे थे? हाँ। क्या उन्होंने पढ़ने के बाद मेज़ छोड़ी या उठे? नहीं। जब नौकरों ने अपने साइन किए, क्या वो वसीयत पढ़ सकते थे? नहीं, क्लेमेंसी बोली। फादर इन लॉ ने वसीयत के ऊपर एक कागज़ रख दिया था। बिल्कुल सही, फिलिप ने कहा। वसीयत की बातें नौकरों के लिए नहीं थी। समझ गया, टैवर्नर बोला, कम से कम। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। उसने झट से एक लंबा लिफाफा निकाला और वकील को दिया। इसे देखिए और बताइए ये क्या है। मिस्टर गेटिस्कल ने लिफाफे से एक डॉक्यूमेंट निकाला। हैरानी से उसे उलट पलट कर देखा। ये तो अजीब है, उन्होंने कहा। मैं समझ नहीं पा रहा। ये मिस्टर लेनाइट्स के सेफ में उनके दूसरे पेपर्स के बीच मिला। पर ये क्या है? रॉजर ने पूछा। इतना हंगामा किस लिए? ये वही वसीयत है जो मैंने आपके डैड के सिग्नेचर के लिए बनाई थी, रॉजर। पर यह बात मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आपकी बातों के हिसाब से उन्होंने इस पर सबके सामने साइन किए थे। विटनेसेस ने भी साइन किए थे, पर यह वसीयत पर किसी के सिग्नेचर नहीं है। फिलिप लेनाइट जोर से बोला, यह तो नामुमकिन है। टैवर्नर ने पूछा, आपके पिता की नज़र कैसी थी? उन्हें एक ग्लाकोमा था, पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए बड़ा चश्मा लगाना पड़ता था।
उस शाम चश्मा पहना था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने साइन करने के बाद ही उतारा था, है ना? हाँ, क्लेमेंसी बोली। और आप सबको पूरा यकीन है कि वसीयत साइन होने से पहले कोई भी मेज़ के पास नहीं गया? मैग्दा ने आंखें मिचमिचाई। काश सब फिर से साफ देख पाती। सोफिया बोली, नहीं, कोई पास नहीं गया। दादाजी वही बैठे रहे। मेज़ उसी जगह था? दरवाजे, खिड़की या पर्दे के पास नहीं? नहीं, यही जगह थी। टैवर्नर बोला, तो फिर किसी ने ज़रूर पेपर्स बदल दिए होंगे। मिस्टर लेनाइट्स को लगा कि वही डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं जो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा। रॉजर ने कहा, क्या सिग्नेचर मिटाए नहीं जा सकते? नहीं, टैवर्नर बोला, बिना निशान छोड़े मिटाना मुमकिन नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी है, ये डॉक्यूमेंट वही नहीं है जो गैटिस्कल ने भेजा था। नहीं, गैटिस्कल बोला, ये वही ओरिजिनल है। इस पेपर के ऊपर बाएं कोने में हल्का सा दाग है, जैसे एयरप्लेन की शेप में है। मैंने उस वक्त देखा था। सब एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। ये तो बहुत अजीब है, गैटिस्कल बोला। मेरे अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ। रॉजर बोला, ये नामुमकिन है, हम सब वहाँ थे, ये कैसे हो सकता है? मिस डी हैवलैंड ने खासकर कहा, जो हो चुका है उसके बारे में कहना बेकार है कि वो हो ही नहीं सकता। अब स्थिति क्या है ये सोचना चाहिए। गैटिस्कल ने गंभीरता से कहा, स्थिति को बहुत ध्यान से देखना होगा। ये डॉक्यूमेंट पहले की सारी वसीयतें रद्द करता है। कई गवाह हैं जिन्होंने देखा कि मिस्टर लेनाइट्स ने पूरे विश्वास से इस वसीयत पर साइन किए। कानूनी तौर पर मामला पेचीदा है। टैवर्नर ने घड़ी देखी। माफ़ कीजिए, मैंने आपका लंच टाइम खा लिया। फिलिप ने पूछा, इंस्पेक्टर हमारे साथ लंच करेंगे? नहीं थैंक यू, मुझे डॉक्टर ग्रे से स्विनली डीन में मिलना है। फिलिप ने वकील से कहा, तो आप रहेंगे गैट्सकिल? हाँ धन्यवाद। सब खड़े हो गए। मैं धीरे से सोफिया के पास पहुंचा और फुसफुसा कर कहा, क्या मुझे जाना चाहिए या रुकना चाहिए? सोफिया ने कहा, जाना ही ठीक है। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। टैवर्नर के पीछे जोसेफिन बेस दरवाजे पर झूल रही थी और किसी बात पर बहुत खुश होकर हंस रही थी। जोसेफिन बोली, पुलिस तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। सोफिया ड्राइंग रूम से बाहर आई। जोसेफिन तुम क्या कर रही थी? मैं नैनी की मदद कर रही थी। सोफिया ने कहा, मुझे लगता है तुम दरवाजे के बाहर बातें सुन रही थी। जोसेफिन ने मुंह बनाया और पीछे हट गई। सोफिया ने कहा, यह बच्ची सच में थोड़ी मुश्किल है।